नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली हिंसा की साजिश की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली हिंसा में बंगाली बोलने वाले की करीब 300 महिलाओं का इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके से इन महिलाओं को जाफराबाद एंटी सीएए प्रदर्शन साइट पर बुलाया गया था। इन महिलाओं को 7 बसों में बिठाकर जाफराबाद लाया गया था। चार्जशीट के मुताबिक 23 फरवरी को पहले इन्हें बसों में शाहीन बाग प्रदर्शन साइट पर ले जाया गया, जहां इन महिलाओं को खाना खिलाया गया और फिर इसके बाद इन्हें जाफराबाद प्रदर्शन साइट पर लाया गया था। चार्जशीट में कहा गया है कि इनमें अधिकतर महिलाएं बुरखे में थीं और प्रदर्शन के दौरान पथराव में भी शामिल थीं। बंगाली बोलने वाली इन महिलाओं को बस का किराया भी दिया गया था। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि इस पूरी प्लानिंग का ताना बाना उमर खालिद ने रचा था। स्पेशल सेल का दावा है कि दिल्ली हिंसा में उमर खालिद एक बड़े मास्टरमाइंड के तौर पर काम कर रहा था और इस खुलासे और इस दावे के बाद से सियासत गर्मा गई है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं इस चार्जशीट को लेकर आ रही है। ये बड़ी जानकारी समय निकल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा को लेकर एक के बाद एक कई बड़े दावे और खुलासे किए जा रहे हैं। अब जो चार्जशीट दिल्ली हिंसा में दिल्ली पुलिस की तरफ से दायर की गई है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से दायर की गई है, उसमें बड़ा और सनसनीखेज दावा किया गया है और इस दावे के अनुसार दिल्ली हिंसा में बंगाली बोलने वाली करीब 300 महिलाओं का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि इन महिलाओं का इस्तेमाल सिर्फ प्रदर्शन के लिए किया गया था। इन्हें सीएए और एनआरसी से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए ये पूरा ताना बाना रचा गया था। इस चार्जशीट के अनुसार ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। इन महिलाओं को 7 बसों में बिठाकर जाफराबाद लाया गया था। ये तमाम जानकारी निकल रही है। बताया जा रहा है कि ये पूरा जो ताना बाना है, जो ये साजिश है, वो शर्जिल इमाम और उमर खालिद के द्वारा रची गई है और उमर खालिद एक बड़े मास्टरमाइंड के तौर पर काम कर रहा था। ये बड़ी जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कांग्रेस से सचिन रावत जी और भारतीय जनता पार्टी से अमित त्रिपाठी जी, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी सचिन जी, किस तरह से आप देख रहे हैं बड़ा दावा दिल्ली हिंसा को लेकर जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें किया गया है और इस दावे के अनुसार बंगाली बोलने वाली यानी कि बंगाली समुदाय की 300 महिलाओं का इस्तेमाल प्रदर्शन के दौरान किया गया था। उन्हें सीएए और एनआरसी से कोई लेना देना नहीं था। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए पल्लवी जी, अगर इस प्रकार का कोई भी कृत्य अगर चार्जशीट लगती है, अगर कोई दंगे भड़काने में किसी भी ऐसी महिला का नाम आता है या कोई भी लिप्त होता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और उसका जो भी सजा का प्रावधान है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सीए एनआरसी को पहले दिन से इतना भयावह बनाया गया कि कुछ उसमें तथ्य छुपाए गए, कुछ चीजों को बताया नहीं गया और एक जल्दबाजी में जिस प्रकार संसद में अमित शाह जी ने उस बिल को पारित किया, तो मैं समझता हूं कि देश में एक ऐसे समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं बताना चाहता हूं जिस प्रकार असम में भी देखा होगा, जहां पे हिंदू समाज के कुछ लोग थे, उनको भी एनआरसी के दायरे से बाहर किया जा रहा था। इसी वजह से असम में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया और हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा था। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई भी बिल ला रहे थे, उस बिल को आप पहले जितने भी लोग थे उनसे, सामाजिक संगठन थे, विपक्ष के नेता थे, आप बिल के बारे में चर्चा करते और उसके बारे में स्पष्टता से देश को बताते, उसके बाद आप पारित करते तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। देखिए सीए एनआरसी हम ही लोग पहले लेकर के आए थे इंदिरा गांधी जी के जमाने में, लेकिन जिस तरह से उसको लूज फॉल्ट इतने ज्यादा थे, उसको करेक्ट नहीं किया गया और उसको जल्दबाजी में लागू कर दिया गया, जिससे लोगों में एक ऐसा मैसेज चला गया, डर का माहौल हो गया, तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ है और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में भी कुछ ऐसे अराजक तत्व आ गए जिससे कि वहां पे उस प्रोटेस्ट को किया गया कि हिंदू मुस्लिम प्रोटेस्ट हो गया। जिस प्रकार लखनऊ में कई लोगों पे पथराव हो गया, कई वैन जला दी गई जो मीडिया की वैनें थी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो सरकार को दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, लोगों को जेल चाहिए।
ठीक है अमित जी, आपकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं, उसके बाद बहस की शुरुआत करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ा दावा अपनी चार्जशीट में लिखा है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि 300 बंगाली महिलाओं का इस्तेमाल किया गया था इस प्रदर्शन की आग को भड़काने के लिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से एनआरसी और सीए जब ये बिल संसद में पास हुआ था, उसके बाद से ही लगातार विपक्ष द्वारा देश में आग लगाने की जो साजिश की जा रही थी, उसका सबूत हम लोग उसी समय से कहते आ रहे थे कि कहीं ना कहीं ये एनआरसी और सीए का तो ये जो महिलाएं बैठी थी उनको कुछ जानकारी नहीं थी उसमें। वो तो सिर्फ एक षड्यंत्र के तौर पर बैठी थी जिससे देश का सौहार्द बिगड़ सके, माहौल बिगाड़ा जा सके। और आज जिस तरीके से जहां पर दिल्ली हिंसा हुई, दिल्ली हिंसा में जब आपने देखा कि जब एक जगह ये भीड़ जाके बैठी थी, जिस बोर्ड को इन्होंने जाम किया था, वहां पर जो नेता, चाहे फिर प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, जिस तरीके से वहां गए, आज ये सब बेनकाब हो गए हैं। आज इन लोगों की साजिश बेनकाब हो गई है। हमने पहले ही कहा था कि ये कांग्रेस की द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है, देश विरोधी ताकतों के साथ ये षड्यंत्र किया जा रहा है और सरकार को, देश को बदनाम करने की साजिश है। आज उसका खुलासा दिल्ली पुलिस ने कर दिया है। मैं फिर कहना चाहता हूं आपसे, आप केवल दिल्ली हिंसा की ही बात क्यों कर रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ में क्या हुआ, उसमें आपने देखा घंटा घर पर जो महिलाएं बैठी थी, उनमें भी आपने देखा कि किस तरीके से जब यहाँ पर उपद्रव किया गया तो उसका भी कनेक्शन बंगाल से निकला। कई जो उसमें से मुकदमे दर्ज हुए वो पहाड़ी से रोहिंग्या मुसलमान तक के लोगों को यहाँ पर दंगों में शामिल कराने का काम किया गया। तो ये कोई नई चीज नहीं है। उमर खानिद जो कि पहले से देश विरोधी ताकतों के साथ लिप्त हैं, चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे फिर इमाम ये हो, तो ये सब चीजें जो लगातार हो गई हैं वो देश के सामने है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन जो चीजें निकल के आई, देश के जो भी गुनहगार हैं जिन्होंने भी ये कृत्य को अंजाम दिया है, सरकार पूरी कार्रवाई करेगी, मजबूती से कार्रवाई करेगी। देश के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और सचिन रावत जी जो यहाँ बयान दे रहे हैं और कमियां बता रहे हैं, कठोर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि जो उन महिलाओं के बीच में प्रियंका गांधी गई थी, तो क्या प्रियंका गांधी आज माफी मांगेंगी? क्या प्रियंका गांधी के उनकी जांच होगी? प्रियंका गांधी के भी मंसूबों की जांच होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस पूरी तरीके से लिप्त है और कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता इसमें, अभी देखिएगा, जांच आगे बढ़ने दीजिए और तरीके से सामने आएंगे और ये सब जेल जाएंगे, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है सचिन रावत जी, उमर खालिद और शर्जिल इमाम जैसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि ये सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन था? ये प्रदर्शन था ही कहाँ, ये तो बस दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही थी। किस बात का ये दंगा भड़का रहे थे? सीएए और एनआरसी को लेकर जिन महिलाओं को इन्होंने बिठा रखा था, उन्हें ये तक नहीं पता था कि सीएए और एनआरसी है क्या। देखिए, मैं उमर ये खालिद कौन से साहब की अपने बात हक की बात कर रहे थे? ये तो सीधा सीधा दंगा भड़काना चाहते थे, अशांति फैलाना चाहते थे, मुल्क को बस परेशान करना था इन्हें। देखिए, उमर खालिद जी की मैं बात बताना चाहूंगा कि उमर खालिद एक तो जी मत लगाइए उनके नाम के पीछे, वो कोई इतना बड़े समाज सेवी नहीं है या उन्होंने कोई बहुत अच्छा कृत्य नहीं किया है। देखिए पल्लवी जी, हम अपने दुश्मन को भी जी के नाम से संबोधित करते हैं। अगर कोई जो भी है देश तो को मैं, परेशान करे, जो जबरदस्ती सिर्फ दंगा भड़काने की कोशिश करे, अलगाव पैदा करने की कोशिश करे, उसे किस बात की इज्जत, उसे किस बात की इज्जत? नहीं, देखिए, आप खुद जान रहे हैं किस तरीके से दंगा भड़काया गया दिल्ली में। मैं समझता हूं, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे संस्कार कुछ दूसरे हैं। जिस तरह से मैंने कहा, उमर खालिद जी को मैं इस वजह से संबोधित कर रहा हूं जी लगा करके, क्योंकि मेरे अंदर वो शिष्टाचार का भाव है और किसी के अंदर हो या ना हो। लेकिन अगर उमर खालिद पे कई गंभीर आरोप लगे हैं तो दिल्ली सरकार और केंद्र शासित जो पुलिस है वो तो गृह मंत्रालय के पास होती है। गृह मंत्रालय ने जब जेएनयू में इस प्रकार के नारे लगे थे, देश विरोधी नारे लगे थे, तब तक अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं दायर की थी? चार्जशीट दायर करके उसको जेल भेज देते, लेकिन नहीं जेल भेजना था, क्योंकि एक मास्टर प्लान होता है। जब देश में आपको ध्रुवीकरण करना होता तो ऐसे लोगों को प्लांट किया जाता है। वो प्लांट करने से क्या होता है कि देश में एक ऐसी आवाज दूसरी विपरीत दिशा में जाती है, जिससे कि आने वाले समय में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दो कि एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व को लेकर के जा रही है और सारे दल वो मुस्लिम को लेकर के जा रहे हैं। सचिन रावत जी, आपको अच्छे से याद होगा जब प्रदर्शन चल रहा था, शर्जिल इमाम का वीडियो वायरल हुआ और जैसे ही उसके धरपकड़ की तैयारियां शुरू करने
करने लगी, दिल्ली पुलिस से लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस, आप ही लोग थे जो सबसे पहले चिल्ला रहे थे ये क्या हो रहा है, क्या इस मुल्क में अब किसी को अपनी बात कहने की आजादी नहीं है क्या, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है क्या? जब शर्जिल इमाम को गिरफ्तार करने की कोशिशों में लगी हुई थी पुलिस, तब आप ही सबसे ज्यादा सड़कों पर उतर उतर कर हल्ला कर रहे थे। कांग्रेस के ही नेता प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि आप एक छात्र के पीछे पड़े हैं, क्या आप कोई अपनी बात नहीं कह सकता क्या? और अब आप यहां बैठकर ये कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। मतलब करे तो करे क्या? कब कब गिरफ्तार किया जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो स्पष्ट करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसी गतिविधियों के साथ में नहीं रही है। और मैं कहना चाहूंगा सीए एनआरसी का विरोध हम इस वजह से कर रहे थे और इस वजह से आज भी कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो लूप फॉल्ट के ये बिल को आपने पास किया, उसके बाद कई करेक्शन आए। आप 1960 में कोई व्यक्ति उसके पास दस्तावेज नहीं है, वो पलायन करके दूसरे स्टेट चला गया, दूसरे राज्य चला गया अपना जीवन यापन करने के लिए, तो कि जो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो कैसे, किस आधार पे आप उसको देश से बाहर कर देंगे? आपको बताना चाहिए ना, आपको करेक्ट करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा का हम लोगों आधार कोई भी देश का ऐसा व्यक्ति छूटा रहा ना कोई छूटा, सबका आधार कार्ड ने बनवाया। हम लोग ने जनसंख्या की गणना की तो सबको उसमें लेकर के चलना चाहिए। अगर जो जैसे ही बांग्लादेशी की बात हो रही थी, देखिए क्या होता है जब ऐसे समुदाय से लोग अगर आते हैं तो उन लोगों को चिन्हित किया जाता है ना। चिन्हित का कार्य किसका है? गृह मंत्रालय का है। तो आप चिन्हित कर अगर जो वैसा अगर आपको दिख रहा था तो उसको बाहर करते, लेकिन एक डर का माहौल क्यों बनाया गया? ये डर का ठीक है सचिन रावत जी, आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक होकर आ रही है, हम एक बार फिर से आपसे संपर्क करते हैं, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है। अमित त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगी, आप सुन रहे होंगे सचिन रावत जी को, उनकी बातों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि आखिर कब कब गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है? देखिए, मैं पूरी बात तो नहीं सुन पाया, इनकी आवाज ब्रेक हो गई थी, लेकिन मैं जितना सुन पाया मैं कहना चाहता हूँ आपसे। ये वही है जिन्होंने ऊपर खाली चीज लगाया। ये नई बात नहीं है कांग्रेस के लिए, चाहे ओसामा जी लगाया हो, चाहे आप ही जिनके नेता लगाते आए हैं, तो इनका तो साथ हमेशा आतंकवादियों के साथ रहा है, उनको भी ये सम्मानित करने का काम करते हैं। लेकिन जहां तक बात है सीए एनआरसी, मैं कहना चाहता हूँ सचिन जी से कि सचिन जी बिल्कुल तथ्यात्मक चीज नहीं रखते हैं, वो एक लाइन पढ़ के आते हैं वही बोलते हैं। सीए एनआरसी में साफ है कि 31 मार्च 2014 तक के जो हमारे देश में आ गया है उसको देश से बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत क्या है? कांग्रेस वोट बैंक में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसको देश के गद्दारों से भी कोई परहेज नहीं है। वो देश के गद्दारों को भी अपने गले लगाना चाहती है जिससे उसका वोट बैंक बढ़ सके। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि जो रोहिंग्या मुसलमान जिस तरीके से लगातार हम आपने भी देखा होगा कि जितने भी बीच में बांग्लादेश में भी जो अटैक हुआ था, जो माफ की जगह बंगाल में जो एक ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी कहीं बांग्लादेश के मुसलमानों का ही हाथ था। देश के कोने में कहीं भी कई जगह हुआ है जिसमें उनका नाम। तो आज अगर उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है तो इनको दिक्कत क्या है? और हमारा देश कोई धर्मसामा नहीं है कि हम किसी को भी बाहर से लाएंगे और अपने देश में बता देंगे। आज हमने पहले भी कहा कि हमारे देश में अगर पाकिस्तान में जब हमारे हिंदू भाई 31% थे तो आज मात्र वहां 2% चले बचे हैं, तो आखिर हमारे 29% जो हिंदू भाई थे वो कहां गए? उस पर कांग्रेस सवाल नहीं उठाती, उस पर कुछ उनकी राय नहीं रहती, लेकिन देश के गद्दारों के साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, आज अगर आप देखिए कि ये उमर खालिद का समर्थन करने वाले कौन है? कांग्रेस के नेता हैं। प्रियंका गांधी जाती हैं, कन्हैया कुमार का करने वाला कौन है? वही जाती हैं। सपूगर अजगर जो वो एक महिला थी जो लगातार सुर्खियों में रही, उसने किस तरीके से बयान दिए आपने देखा। ये सब देश को तोड़ने वाले लोग हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, देश में जो मोदी जी की सरकार है, लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। देश को कोई बांट नहीं सकता। देश को बांटने वालों पर हमारी सरकार तत्परता से कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज इस हिंसा में जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल होने जा रही है, उसमें आप देख रहे हैं कि लगातार आज जो पार्टियां इनके साथ खड़ी थी वो भी कहीं ना कहीं बेनकाब हो चुकी हैं। और देश की जनता देख रही है कि कौन देश के साथ है और कौन देश के गद्दारों के साथ है। स्पष्ट है, आज किसी को बताने की जरूरत नहीं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने कैमरे को लेकर किसी भी चले जाइए फील्ड पे और पूछिए आज देश के गद्दारों के साथ खड़े होने की पार्टी कौन है, वो सीधे बताएगी कि राहुल गांधी की पार्टी है। लेकिन मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, इतना कहना चाहता हूं कि अब जो चीजें निकल के आई उस पर सरकार तत्परता से कार्रवाई करेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और हम लोग तो पहले ही कहते थे कि ये लोग केवल देश को तोड़ने के लिए वहां बैठे, इनको सीए एनआरसी से कोई मतलब नहीं है।
सचिन रावत जी। देखिए पल्लवी जी, मैं बताना चाहूंगा, प्रियंका गांधी जी का इन्होंने 4-5 बार नाम कोट किया। किस प्रोटेस्ट में और किन लोगों को समर्थन देने गई, कितना झूठ बोलेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता थी सदत जाफर जी, लखनऊ की। वो और एस दारापुरी जी थे, सामाजिक कार्यकर्ता, एक्स आईपीएस रहे थे। 2 लोग थे उस प्रोटेस्ट में, वो लोग वहां से गुजर रहे थे, वहां मौजूद थे, और उनको पुलिस ने डिटेन करके जेल में डाल दिया। अब जो निर्दोष हैं, अगर उनको पुलिस उठा करके डिटेन करके जेल में डाल देगी, तो क्या उसके खिलाफ हम सरकार के सामने अपनी आवाज नहीं बुलंद करेंगे? तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी हम लोग अगर किसी की आवाज उठा रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग गलत हैं। देखिए क्या होता है, सीएनआरसी में अगर पहले दिन से लूज फॉल्ट ना किया जाते, सामाजिक कार्यकर्ता विपक्षी दलों से राय मशवरा लेकर के आप बिल पास कर देते हैं, कोई दिक्कत ना होती। उसका हम लोगों ने पहले से सीएनआरसी की बात कर रहे थे। क्या हुआ, किसान अध्यादेश जब ये लोग लेकर के आए, किसानों से बात नहीं की, ना किसान के सामाजिक संगठनों से बात की, इन लोगों ने बिल पास कर दिया। पूरे देश में रोष हो गया। अगर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आम नागरिक भी कर रहे हैं, तो कांग्रेस वाले कर रहे हैं। तो आप लोग ये लूज फॉल्ट वाले बिल लेकर क्यों आते हैं? आपको सरोकार, अगर आपको देश को बनाना है, तो सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। सीएनआरसी में आप नहीं, लोगों ने अभी क्यों इतना देश में भयावह ये किया? माहौल रहा कहाँ है सर कि सबको साथ लेकर चला जाए। आप खुद ही देख लीजिए, हर हाल में विपक्ष को हर बात का विरोध करना ही होता है, और सरकार भी देखिए, ऐसी हो गई है, सरकार भी पल्लवी जी, ऐसी हो विरोध गई की है मैं कि बात वो इस भी अब वजह से साथ करूंगा। लेकर चलने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रही है। आप दोनों लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम सीएए और एनआरसी के बारे में बात कर रहे थे, और इस बीच रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा एक बार फिर से देश में गर्मा गया है। एआईएमआईएम चीफ अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर इलेक्टोरल लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या हैं, तो गृह मंत्री क्या सो रहे हैं। उन्होंने 2 टूक चैलेंज देते हुए पूछा है कि बीजेपी कल शाम तक ऐसे 1,000 नाम दिखा दे। ओवैसी ने ये तमाम बातें सोमवार को हैदराबाद में एक जनसभा के दौरान कही। बकौल एआईएमआईएम प्रमुख, अगर लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या मुसलमान हैं, तब अमित शाह कर क्या रहे हैं? क्या वह सो रहे हैं? क्या ये उनका काम नहीं है कि देखें आखिर कैसे लिस्ट में 30 से 40,000 रोहिंग्याओं का नाम आ गया है। अगर भाजपा इतनी ईमानदार है, तो वह मुझे कल शाम तक ऐसे 1,000 नाम भी दिखा दे। दरअसल ओवैसी तेलंगाना में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया, भाजपा का इरादा सिर्फ नफरत फैलाना है। मसला बीजेपी युवा इकाई प्रमुख और सांसद तेजस्वी सूर्या के एक बयान पर शुरू हुआ है। आरोप लगाते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा था कि ये हास्यास्पद है कि अकबरुद्दीन और अजदुद्दीन ओवैसी विकास की बात तो करते हैं, लेकिन उन्होंने पुराने हैदराबाद में विकास को आने तक नहीं दिया। उन्होंने जिसे एंट्री दी वह थे रोहिंग्या मुसलमान। ओवैसी को दिया हर एक वोट भारत के खिलाफ दिया गया वोट है। सूर्या के मुताबिक ओवैसी पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के अवतार हैं। उन्हें वोट देने का मतलब भारत के खिलाफ वोट देना है। यह सिर्फ एक निगम चुनाव नहीं है, बल्कि आप अगर यहाँ उन्हें वोट देते हैं, तो वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, यूपी जैसे राज्यों में मजबूत होते हैं। ओवैसी बंधुओं को लेकर तेजस्वी सूर्या ने आगे कहा, ये वैसी ही बातें करते हैं जैसे जिन्ना करते थे। ये विभाजनकारी राजनीति करते हैं, लोगों को इनसे दूर रहना चाहिए।
और चलिए इस मसले पर चर्चा के लिए दोनों मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सचिन रावत जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर क्या कुछ कहना है? एक बार फिर से रोहिंग्या मुसलमानों पर विवाद छिड़ गया है और बहस जारी है, और इस बार ये बहस ओवैसी और बीजेपी में देखने को मिल रही है। रोहिंग्या मुसलमानों की बात मैं यही कहूंगा, इससे पहले भी जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तभी उन्होंने इस प्रकार का कानून लाने की पेशकश की थी, लेकिन उसके बाद में उनकी हत्या हो जाती है। लेकिन क्या होता है, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के सरकार दावे वादे कर रही है, लेकिन गृह मंत्रालय, वही चीज मैं कहना चाहूँ, गृह मंत्रालय ने अब तक इतनी देरी क्यों की? सीएनआरसी को पास हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, अब तक उसके खिलाफ अब तक उसका एक भी प्रारूप, एक भी चीज सामने आई क्या? सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए, चुनावी एजेंडे के लिए आप ये बिल पेश करते हैं और बिल बनाते हैं। आप उसको जमीन पे इंप्लीमेंट करिए। अगर कोई रोहिंग्या मुसलमान हमारे देश में है, चिन्हित करके उनको बाहर करिए। किसने रोका है? अगर किसी ने रोका हो तब बात, सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ मुद्दों को बनाने के लिए, मुद्दों को इंप्लीमेंट करने के लिए आप सिर्फ उसको लेकर के आते हैं। क्या होता है कि अगर मुद्दे जब तक रहेंगे तब तक आपको चुनाव में फायदा होगा, चुनावी लाभ होगा। जैसे ही मुद्दे डाइवर्ट हो जाएंगे उसके बाद में आपको चुनाव में फायदा नहीं होगा। तो इस वजह से, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ रोहिंग्या मुसलमानों की ये सारी चीजें क्यों लाई गई। पश्चिम बंगाल का चुनाव है और पश्चिम बंगाल का चुनाव अहम होगा, और इस वजह से ये अभी देखिए सीएनआरसी को और तूल दिया जाएगा। तूल कब तक दिया जाएगा? जैसे बंगाल चुनाव आएगा उसके बाद में ये भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, क्योंकि चुनावी एजेंडों के लिए ये सब चीजें लेकर के आई जाती हैं। अभी चुनाव जैसे बीतेगा वैसे सीएनआरसी को उसमें लोअर केस में डाल करके उसको भी इम्प्लीमेंट करने का काम नहीं करेगी सरकार। तो आज की डेट में मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि किसने रोका है? अगर किसी ने रोका हो तब तो वो तो देशद्रोही की ताकतें, देशद्रोही के साथ देशद्रोही है, लेकिन जो नहीं रोक रहा है तो आप करिए ना, किसने रोका है? अमित त्रिपाठी जी, 30,000 रोहिंग्या अगर वाकई में इलेक्टोरल लिस्ट में है तो क्या कर रहे हैं अमित शाह? क्या कांग्रेस ने रोका है कि आप रोहिंग्या को बाहर मत निकालिए? क्या इसमें भी कांग्रेस साथ दे रही है? देखिए, 30,000 हो चाहे 3 लाख हो, जब कानून बना है उसका अनुकरण हो रहा है और किस जल्दी से जल्दी प्रयास किया जाएगा, उनको देश से बाहर किया जाएगा, क्योंकि देश हमारा बहुत बड़ा है। उनको चिन्हित करने में कहाँ कहाँ है, उनको करके बाहर भी किया जाएगा। कई लोग बाहर जा भी चुके हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे कि सीए, आज ये जितना विरोध यहाँ बैठ कर जता रहे हैं, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तभी उस समय की सरकार, जब हमारी सरकार थी तो कांग्रेस ने ही, जब विभाजन हुआ देश का, तो उसी समय कहा था कि अगर भविष्य में कभी भी हमारे हिंदू शरणार्थी हो या शरणार्थी भाई बाहर से अगर देश में आना चाहें तो उनको लाया जा सकता है, उसके लिए कहा था। अगर आज हमारी सरकार ने वो करने का काम किया तो इनको दिक्कत हो गई है। समस्या ये है कि आज जो भी काम मोदी सरकार करेगी, इनका काम है सिर्फ विरोध करना, भारत की नीतियों का विरोध करना, देश की सेना से सबूत मांगना। राहुल गांधी वो नेता हैं जो अपनी कश्मीर के हिस्से को, हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान में दिखा देते हैं। तो कांग्रेस की नीयत, चाम और चरित्र आप इसी से समझ सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं, अभी सचिन जी की एक बात थी, सचिन जी ने कहा कि वो उनको उठा के जबरदस्ती बंद कर दिया। अरे सचिन जी, यही ईंटे पत्थर से हमारे पुलिस भाई, हमारे सेना के जवान, हमारे आरपीएफ के लोग भी घायल हुए थे। क्या कांग्रेस के एक भी नेता वहां ढाकने गए? लेकिन हाँ, आपकी नेता उपद्रवियों के घर पे चली गई, वहां पर अपनी आंसू बहाने का ढोंग करके चली आई, लेकिन हमारे सेना के जवान, हमारे पुलिस भाइयों के यहाँ पर एक बार भी नहीं गई। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि भारत की नीतियों को, आप देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। देश के गद्दारों के साथ मत खड़े हो। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की राजनीति करती है, देश की राजनीति करती है। हमें दम हमारे लिए माफ नहीं करता है। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, आप थोड़ा सा देश के साथ खड़े होने की अगर चीजें हैं तो अपने नेताओं को समझाइए। तो समय बहुत दूर नहीं है कि आप वैसे ही पूरी तरीके से देश की जनता आपको गद्दार मानने लगी, और बहुत ज्यादा समय नहीं रहेगा कि और ज्यादा कुछ चीजों की मांग उठने लगे। पल्लवी जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज ओवैसी हो और चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। आज ठीक है, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ अमित जी, तेजस्वी सूर्या ने ये बयान दिया है कि जो वोट ओवैसी को गया है वो देश के खिलाफ गया है वोट। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब बिहार में जो ओवैसी ने सीटें जीत ली हैं, तो क्या उन सीटों पर अब आप कोई कार्य नहीं करवाएंगे? क्या आप ये समझ लेंगे कि ये तो भारत का हिस्सा ही नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने तो ओवैसी को वोट दिया है, तो अब तो ये देशद्रोही हो गए हैं, ये तो भारत के खिलाफ सारे वोट गए हैं, तो अब हमें इन पर ध्यान नहीं देना है? देखिए, सारे वोट से एक विधायक बनता है ना,
तो अभी उनका जो एक विधायक बना है, कभी उसने एक बयान दिया कि मैं हिंदुस्तान के शब्दों पे आपत्ति जता दी। तो जब वो हिंदुस्तान को अपना नहीं मानते हैं तो जाहिर सी बात है वो गद्दारों बात ही करेंगे। ये हमारी भाषा नहीं है। जब नहीं सर, मेरा सवाल आप नहीं समझे। मैं ये पूछ रही हूँ, जिस सीट से वो जीते हैं, क्या उस सीट की जनता पर अब आप ध्यान नहीं देंगे? क्या उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अब आप पूछेंगे नहीं? उनके विकास कार्य आप नहीं करवाएंगे? उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं देंगे? या बिहार में मुफ्त वैक्सीन जो आप देने वाले हैं कोरोना की, अब वो उस विधानसभा के क्षेत्र में नहीं जाएगी? क्योंकि उन्होंने तो ओवैसी को वोट दे दिया है ना सर। देखिए, वो विधायक देश विरोधी बात कर सकता है, कर दे दीजिए, लेकिन वो हमारी जनता है, हमारे देश का हिस्सा है, हमारी विधानसभा है, हमारी सरकार पूरा ध्यान, जैसे 243 विधानसभा है वैसे वो भी है, इसलिए ध्यान सब पर रखा जाएगा। लेकिन बात इस चीज की है कि जो उठ के इनके विधायक जीतते हैं वो हमेशा क्यों देश विरोधी बातें करते हैं? वंदे मातरम कहने में आपत्ति क्या है? जनगण मन कहने में आपत्ति क्या है? भारत माता की जय करने में आपत्ति क्या है? आपत्ति हमें सिर्फ इसी चीज की है कि आखिर ये जीतने के बाद देश गद्दारी पे क्यों उतारू हो जाते हैं? इनकी पार्टियों में ऐसा क्या है कि इनको भारत माता से इतनी नफरत है? पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेंगे लेकिन भारत माता की जय मुर्दाबाद जरूर कर देंगे ये लोग ऐसे लोग हैं। इसलिए हमें इनसे आपत्ति, हमें अपनी जनता से नहीं आपत्ति। वो हमारे देश का हिस्सा, हमारी विधानसभा, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम वो करेंगे। लेकिन हाँ, जो भी देश विरोधी बात करेगा, देश के खिलाफ होगा, हम उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेंगे और उसके लिए पूरा काम करेंगे। ठीक है, सचिन रावत जी, आपसे आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी सर इस मसले पर। देखिए, मैं कहना चाहूंगा पल्लवी जी, देखिए CNRC में आप जो भी अब तक देरी किए हैं, आप उसको स्पेशल तौर पे अगर लागू करना है नीचे तबके तक तो आप उसको लागू करिए, लेकिन सभी लोगों की राय मशुरा लेकर के। मैं इस वजह से कहूंगा क्योंकि आप अभी भी 1960 का किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आप एक बार फिर JPC की बैठक करा करके उसमें जो भी इम्प्लीमेंट करनी है चीजें, आप उसको करेक्ट करके आप लागू करिए, नीचे स्तर करिए। किसने रोका है? आप विपक्ष वैसे भी सरकार के कई बार सुझाव देता है, कई बार सरकार के साथ खड़ा होता है, लेकिन अगर आप उसको भयावह रूप देंगे तो हम इसका विरोध जरूर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें, दिल्ली हिंसा में जैसे ही चार्जशीट दायर की गई है उसके बाद तमाम दावे किए गए हैं और उससे सियासत गर्मा गई है। इस बीच ओवैसी और तेजस्वी सूर्या के बीच में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है, जिसने रोहिंग्या मुसलमानों के मसले को एक नई हवा ही देश में दे दी है। और अब इन दोनों ही मुद्दों पर लगातार बहस जारी है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। विपक्ष एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी भी अपने तीर लेकर बैठे हुई है और हर सवाल का माकूल जवाब यहां पे भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार,
रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज होती दिख रही है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने दावा किया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल्द बन सकती है। अब इसी पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह सही समय पर होगा, सुबह के वक्त नहीं होगा। दरअसल सोमवार को जब देवेंद्र फडणवीस से मीडिया ने बीजेपी की सरकार बनने के दावे पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब राज्य में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार गिर जाएगी उसके बाद सही समय पर शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। इस बार सुबह के वक्त शपथ नहीं ली जाएगी, लेकिन ऐसे वाकयों को याद नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि यह मत समझो कि राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। आपको साफ साफ बता रहा हूं, आने वाले 2 से 3 महीने में महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनने जा रही है और आप लोग इसे याद रखिएगा। और इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से नेहा बग्गा जी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। उनका रुख कर लेते हैं। नेहा बग्गा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर कैसे अगले 2 से 3 महीने में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है? इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए? इस तरीके से कोरोना पैंडेमिक में जब तक व्यवहार किया गया, किस प्रकार से मीडिया के साथ तानाशाही का व्यवहार शिवसेना ने किया है, जिस तरीके से आपसी फूट है, उस तरीके से अघाड़ी की समाप्ति एक तरफ दिख रही है। कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस के जो नेता हैं वो देश भर में सिमटते जा रहे हैं। नेहा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। मैंने वेट भी किया कि थोड़ा ठीक हो जाएगा, पर शायद नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हम फिर से आपको कनेक्ट करते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज होती दिख रही है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने दावा किया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल्द बन सकती है। अब इसी पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह सही समय पर होगा, सुबह के वक्त नहीं होगा। दरअसल सोमवार को जब देवेंद्र फडणवीस से मीडिया ने बीजेपी की सरकार बनने के दावे पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब राज्य में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार गिर जाएगी उसके बाद सही समय पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बार सुबह के वक्त शपथ नहीं ली जाएगी, लेकिन ऐसे वाकयों को याद नहीं किया जाना चाहिए। आपको हम जानकारी दे दें कि देवेंद्र फडणवीस की इस प्रतिक्रिया से पहले राव साहेब दानवे पाटिल ने दावा किया था कि हर हाल में 2 से 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। और इस समय 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए। कांग्रेस से सचिन रावत जी और भारतीय जनता पार्टी से नेहा जी एक बार फिर से फोन लाइन पर मौजूद हैं। नेहा जी, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? मुझे आपकी आवाज आ रही है, क्या आप सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, अब क्लियर आ रही है। नेहा जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे कि अगले से 2 से 3 महीने में आपकी सरकार बन जाएगी महाराष्ट्र में? देखिए, महाअघाड़ी का जो हाल है महाराष्ट्र में वो सबने देखा है। कोरोना पैंडेमिक में जिस तरीके से अस्पतालों की व्यवस्था नहीं, मेडिकेशन की व्यवस्था नहीं, जिस तरीके से मोबाइल फोन छीने गए जब उनकी व्यवस्थाओं को सामने रखा जनता ने। दूसरी बात की एक कॉम्बिनेशन समझिए, कांग्रेस सरकार जो देश भर में सिमटती जा रही है। जब उत्तर प्रदेश गई तो वहां पर साइकिल पंचर करके आ गई, जब बिहार पहुंची तो वहां पर लालटेन बुझा दी। तो जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो दोबारा इमरजेंसी की स्थितियां शिवसेना ने वहां पर लगा दी हैं और जो कॉम्बिनेशन है एनसीपी और कांग्रेस का, उसको लेकर जनता में भारी आक्रोश है। और देवेंद्र फडणवीस जी ने बार बार ये कहा है कि ये सरकार अगर गिरी तो ये अपने दम पर गिरेगी। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई प्रयास नहीं होगा। मध्य प्रदेश जैसा तो कुछ नहीं होगा ना? इनकी फूट नेहा जी, मध्य प्रदेश जैसा कुछ होगा? स्थितियां बनी हैं, आपने देखा होगा कि आज के ही अखबारों में जिस तरीके से चर्चा हो रही है, 408 पन्नों का आईटी रेड का, कमलनाथ जी के कार्यकाल का जो डोजियर आया है,
जिस तरीके से उन्होंने सरकार बनाने के 4-5 महीने बाद अपने आला कमान को 281 करोड़ रुपए तो मध्य प्रदेश में ही आईटी रेड में पकड़े गए थे। हैदराबाद की एक कंपनी ने हवाला का काम किया है, एक व्यक्ति के उसमें बयान दर्ज हुए हैं। तो जो परिस्थितियां हैं, कांग्रेस इक्वल्स टू जो करप्शन है, आज जिनको भी हैरानी नहीं होती इस करप्शन को देखकर जो आज से कई सालों पहले होती थी, क्योंकि वो समझती है कि कांग्रेस का पर्यायवाची ही करप्शन है और यही कांग्रेस महाआघाड़ी का हिस्सा महाराष्ट्र में है। जिस तरीके से मीडिया को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरीके से इमरजेंसी पार्ट 2 आ गया है, ये सारी परिस्थितियां जनता लगातार साल भर से देख रही है और ये अगर कंटिन्यूएशन तो दूर नहीं, पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी, देवेंद्र फडणवीस जी दोबारा मंत्री शपथ लेंगे। ठीक है नेहा जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सचिन रावत जी भी कांग्रेस से हैं। सचिन जी, राव साहेब, दानवे पाटिल और देवेंद्र फडणवीस दावा कर रहे हैं कि अगले 2 से 3 महीने में महाराष्ट्र में हर हाल में इनकी सरकार होगी। आप इस दावे को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इनका दावा 2014 के बाद से इस वजह से बढ़ता हुआ जा रहा है, जिस तरह से ये लोग खरीद फरोख्त पे विश्वास रखते हैं। जो जनता से चुन करके विधायक आते हैं उनको तोड़ने के लिए निरंतर ये लोग खरीद फरोख्त करते हैं। गोवा में इन्होंने सरकार बनाई, कर्नाटका में इन्होंने सरकार बनाई, ऐसे ही इन्होंने मध्य प्रदेश में ऐसे ही सरकार बनाई। तो जहां जहां ये लोग सरकार जिनकी नहीं बनती है तो ये लोग विधायकों की खरीद फरोख्त स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से महाराष्ट्र में विकास आघाड़ी की सरकार चल रही हमारी शिवसेना के साथ, एनसीपी के साथ में, वहां जब सरकार बनी थी जिस दिन, उसके एक दिन पहले क्या होता है, रातों रात संविधान को ताक पे रख के सुबह 5 बजे किसी का शपथ करा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से वहां देखिए, आज भी लोकतंत्र कहीं ना कहीं जिंदा है और उसके बाद में पूरी तरीके वहां पे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों ने स्पष्ट तौर पे एकजुट होकर के जनता के जो जनार्दन था, जनता का जो विश्वास था, उसको जीता और उसके बाद में उन्होंने विश्वास मत जीता और उद्धव जी मुख्यमंत्री बने। और जिससे कि महाराष्ट्र में क्या होता है, महाराष्ट्र में जैसे कि जब पूरा देश में किसानों का जो सबसे बड़ा आंदोलन होता है महाराष्ट्र में होता है। जब इनकी सरकार थी, फडणवीस साहब की सरकार थी, तब फडणवीस साहब ने एक प्रकार से भी ना किसानों के साथ सरोकार की बात हो, ना किसी ऐसे चीज के बात करने की हो, लेकिन वो लोग उन्होंने नहीं की। लेकिन क्या होता है, खरीद फरोख्त पे लोग विश्वास करते हैं, तो उसी के दावे की पहलू में फडणवीस साहब ने बयान दिया। आज मैं कहना चाहूंगा, देखिए, जनता से चुन करके अगर सरकार जो बनती है, देखिए, जीत हार तो लोकतंत्र का इसमें एक, मैं तो कह सकता हूँ, जो चुनावी मोड हमारे देश में और लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुन के आती हैं, वही सरकारें ज्यादा दिन चलती हैं। लेकिन जिस तरह से खरीद फरोख्त होने लगी है आज की डेट में, तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे खतरा मंडराता हुआ जा रहा है कि आने वाले समय में जनता को ही नहीं उम्मीद होगी कि हम किसी को वोट करें। पर खतरा तो ठीक है, तो क्या अभी महाराष्ट्र सरकार पर भी खतरा मंडरा रहा है? क्या आप कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त ये लोग करते हैं, तो क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में ऐसा कोई है जो अभी खरीद फरोख्त करने पर बिक जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के जितने विधायक हैं और जितने वहां मंत्री हैं, उद्धव जी हैं या शरद पवार जी हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे एकजुट होकर के काम कर रहे हैं और हमारी वहां की सरकार निश्चित तौर पे अच्छा काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से मैंने इस वजह से ये बताया कि इन लोगों की, देखिए, इन लोगों की मंशा, इन लोगों का काम करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही रहता है कि हर के एक दूसरे को लड़ाना, हिंदू मुस्लिम कराना, विधायकों को खरीदना है और कैसे हमारी सरकार बने। देखिए, सरकार के पीछे भागते हैं, ना कि विकास के पीछे। अगर विकास के पीछे भागते तो देश में आज जितने भी तबके के लोग हैं उनके लिए ये लोग काम कर चुके होते। लेकिन क्या होता है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, चुनावी एजेंडों के लिए ये अपना सारा काम करते हैं। तो आज की डेट में मैं कह सकता हूं कि वहां हमारी सरकार शिवसेना के साथ में अच्छा काम कर रही है और पूरे 5 साल हमारी सरकार वहां पे चलेगी। ठीक है नेहा जी, वो कह रही हैं कि उनकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और अस्थिर होने जैसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरी स्थिरता के साथ अगले 5 साल उनकी सरकार चलने वाली है महाराष्ट्र में। देखिए, देश देख रहा है जिस तरीके से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की आवाज बुलंद हो रही है। आपने कपिल सिब्बल जी का बयान सुना होगा, आपने संजय निरुपम जी का बयान सुना होगा, आपने गुलाम नबी आजाद जी का बयान सुना होगा। जिस तरीके से एक दूसरे का सिर फोड़ने में कांग्रेस पार्टी के आला नेता लगे हैं, जिस तरीके से अरिंदम चौधरी जी जो एलओपी हैं, उन्होंने कपिल सिब्बल को सलाह दी है,
जो कांग्रेस की परिस्थितियां हैं वो देश भर देख रहा है। और करप्शन जो है कांग्रेस के साथ एक तरीके से आप ये समझिए कि उनका दामन चोली का जिस तरीके से साथ होता है वैसे ही करप्शन और कांग्रेस पार्टी का साथ है। करोड़ों करोड़ रुपए कमलनाथ जी यहाँ पर मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बनकर आए तो उन्होंने 6 महीने के अंदर अकबर रोड जो कि दिल्ली में है अपने कांग्रेस मुख्यालय में करोड़ों करोड़ रुपए का पैसा भेजा, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसे कहीं पर अकाउंट्स में दिखाया नहीं गया है। हवाला के माध्यम से ये पैसा गया। मध्य प्रदेश की जनता को कहते रहे कि खजाना खाली है, गरीब बच्चों का पैसा खा गए, गर्भवती महिलाओं का पैसा खा गए, जन्म से लेकर मृत्यु की जो योजना थी उन सबको बंद कर दिया। और ये सारा पैसा कहां पर भेजने का काम किया? सोनिया गांधी जी के पास भेजने का काम किया, राहुल गांधी जी के पास भेजने का काम किया है। और आप देश भर के परिणाम उठाकर देखिए, ये खरीद फरोख्त की बात करते हैं। डेमोक्रेसी में अगर इनसे कोई संतुष्ट नहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन सकता है। चुनाव लड़कर अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है, वोट ही सबसे बड़ी प्रक्रिया है, वोट ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है जनता के बीच में रहने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो जनता के आशीर्वाद से बनी है। और अब मध्य प्रदेश छोड़कर अगर आप सभी देश भर में जो भी चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, उनमें अगर देखेंगे तो परिस्थिति ये देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी सिमटती जा रही है। कांग्रेस पार्टी अब हैंडफुल राज्यों में है, 4.25 राज्यों में पूरे देश भर में कांग्रेस सिमट कर रह गई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और इनका पौना जो हो गया ये अपना पुडुचेरी। तो अब आप परिस्थितियां समझिए कि कांग्रेस पार्टी की अंतरकलह जिस प्रकार से सामने आ रही है, नेता जिस प्रकार से सामने आ रहे हैं, संगठन जो सिमटता जा रहा है, विचार तो कोई बचा नहीं है। यही हालात महाराष्ट्र में भी है। कोविड की सिचुएशन ये हैंडल नहीं कर पाए, जिस तरीके से इन्होंने द्वेषपूर्वक मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करी है, इमरजेंसी 2 की याद दिला दी है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इन परिस्थितियों को देखकर वो दूर नहीं जब खुद इनके लोग इन्हें गिरा देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है सचिन रावत जी, मान रहे हैं आप इस बात को? देखिए पल्लवी जी, मैं कहना चाहूंगा कि नेहा जी को भी इतिहास पढ़ने की जरूरत है। जब 1950 में जब पहली सरकार बनी थी तो इनके जो जनसंघ के जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो संस्थापक है भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, उनको नेहरू जी के मंत्रालय में उनको कश्मीर मंत्रालय का मंत्री बनाया गया बिना चुनाव जीते। तो इनको वो दौर भी याद करना चाहिए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी को दुर्गा के रूप में संबोधित किया। तो ये देखिए पहले की राजनीति अब की राजनीति इस वजह से ये इतनी बदलती हुई जा रही है। पहले की राजनीति में शिष्टाचार होता था, आज की राजनीति में पूरी तरीके बिजनेस हो गया है। तो आज इसी वजह से वो कह रहे हैं उनको व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश का नहीं लगता। जिस प्रकार व्यापक घोटाला से जो प्रदेश उनके साथ चला गया, उनके जो भविष्य के साथ व्यापक घोटाला किया गया उसमें उनका भविष्य चौपट हो गया। इनको उत्तर प्रदेश में आज की डेट में 3 साल के बाद में जिस प्रकार कोरोना के काल में इन्होंने पीपी किट में घोटाला, सैनिटाइजर मास्क में घोटाला, हिमाचल में इनके प्रदेश अध्यक्ष आज जेल जा चुके हैं, घोटाले में ही जेल जा चुके हैं। और यही घोटाला येदियुरप्पा पे भी लगा था चुनाव में, और आज वो मुख्यमंत्री होते हैं। तो घोटालों की बात भारतीय जनता पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। इस वजह से मैं कह रहा हूं नेहा जी आज भी देखिए शिष्टाचार राजनीति में जब तक नहीं रहेगा, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में राजनीति का ये जो आज का नीचे की डेट में राजनीतिक प्रारूप पूरी तरह खत्म होता जा रहा है। तो आज जो है जिस तरह से आप ठीक है आप किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन आज के दौर में जब तक किसी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं होते तब तक आप उसको भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते। मोदी जी 2014 में 2G 3G पता नहीं कितने घोटालों की बात करते थे, क्या हुआ? 2G 3G घोटाले को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। तो आज की डेट में आप किसी पे आरोप तब लगाइए जब आपके पास सबूत हो। लेकिन क्या होता है कि आज जो है पूरी तरीके जो राजनीति की जो गरिमा है वो खत्म होती जा रही है। जिस तरह से राजनीति में जो बिजनेस व्यवसायीकरण हो गया, बिजनेसकरण हो गया, जिसमें विधायकों को जनता से जीत करके आते हैं, उनको पार्टियां खरीद लेती हैं। मैं तो कहता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस की जब गवर्नमेंट आएगी तो हम लोग एक ऐसा कानून बना देंगे कि अगर कोई भी पार्टी किसी दल बदल की राजनीति करता है, अगर जाता है तो उसकी विधायकी खत्म हो जाए। तो आज की डेट में ऐसे लोगों को भी सीखना चाहिए, ऐसे लोगों को सबक लेना चाहिए। तो कुछ दिन की महत्वाकांक्षाओं की राजनीति होती है, लेकिन आने वाले समय में कुछ दिन के बाद में राजनीति खत्म हो जाती है। खरीद फरोख्त जो है ये कांग्रेस के विधायकों से ही क्यों की जा रही है, इसका कोई जवाब है क्या? कांग्रेस के विधायकों का मोह भंग होता जा रहा है कि अब इस पार्टी में कुछ रहा नहीं?
मैं मोह भंग की बात इस वजह से कहना चाहूंगा। देखिए, मोह भंग की बात नहीं होती, कुछ लोगों को महत्वाकांक्षा होती है, कुछ लोगों को डराया धमकाया जाता है। तो आज की डेट में जिस प्रकार मध्य प्रदेश में बनाई, गोवा में, कर्नाटका में, तो आज ऐसे लोगों को ही लोगों को लाया गया। जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया जो किया वो तो सबके सामने। तो आज की डेट में क्या होता है कि इतना ज्यादा मैनेजमेंट कर जैसे पैसों की बात जहां तक कर रहे थे नेहा जी की, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के पास पैसे भेजते हैं। आपके पास क्या सबूत है? आपके पास सीबीआई है, ईडी है, सारी एजेंसी आपके पास है। कराइए ना जांच, किसने रोका है? भेजिए ना जेल, किसने रोका है? आप कह तो रहे थे कि रॉबर्ट वाड्रा जी को जेल भेज देंगे 2014 के बाद, 2020 चल रहा, क्यों नहीं भेज रहे हैं? उनके खिलाफ सबूत ही नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो इसका मतलब यही है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए ये लोग ऐसे एजेंडे सेट करते हैं, ऐसी बयानबाजी करते हैं। लेकिन आज की डेट में वही लड़ सकता है जिसके दामन में दाग नहीं है। इनके सामने वही लड़ रहा है जिसके दामन में दाग नहीं है। तो आज की डेट में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हर पहलू पे इस वजह से लड़ रहे हैं। देखिए, ये लोग कोई भी एजेंडा सेट करते हैं, कोई भी बिल पास करते हैं, तो उसका एक सीधा जीता जाता उदाहरण इस समय आ जाता है कि आज की डेट में इन लोगों के पास कुछ है नहीं, इस वजह से ये सेट कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में हमारी सरकार 5 साल चलेगी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा पल्लवी जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने दावा किया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल्द बन सकती है और उनके इस दावे के बाद से ही सियासत गर्मा गई है। संजय राउत लगातार निशाना साध रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जो सरकार है वो अगले 5 साल अपना पूरा करेगी और अच्छे से काम करके दिखाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है। इस बैठक में कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसमें दिल्ली, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अतिरिक्त बेड्स की मांग की गई, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों से सतर्कता बरतने की अपील की है। पीएम मोदी इसके अलावा आज ही कोरोना वैक्सीन के वितरण पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन से हुई। अमित शाह ने कहा कि यूरोप, अमेरिका में एक बार फिर से मामले बढ़े हैं, ऐसे में हमें सावधान रहना होगा। अमित शाह ने राज्यों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अनिवार्य करने पर जोर देने के लिए कहा है। अमित शाह के बाद स्वास्थ्य सचिव ने आगामी दिनों की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मंगलवार को मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए और उन्होंने केंद्र सरकार से राजधानी में 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड्स की मांग की है। साथ ही दिल्ली सीएम ने पीएम मोदी से प्रदूषण के मसले पर भी दखल देने की अपील की है। इसके अलावा हम आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरोना संकट पर हुई इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शामिल नहीं हुए। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में बताया कि राज्य में अब 100% RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अभी नाइट कर्फ्यू, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मसलों पर भी एक्शन लिया जा रहा है।
और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे जानकारी चाहेंगे, प्रधानमंत्री की 8 मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ खास रहा और बैठक में क्या और किस तरह से चर्चा की गई? देखिए, बिल्कुल इस तरीके से आज जो बैठक थी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बैठक की गई थी। बैठक के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम 8 राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे वो शामिल हुआ और जो अधिकारी थे वो भी शामिल हुए। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है, उन्होंने इस बैठक के अंदर एक विषय रखा। इस विषय के अंदर ये था कि जो बेडों के अभाव था, यानी कि बेड की जो कमी थी, उनको लेकर ही केंद्र सरकार, गृह मंत्री और कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे इसका विषय रखा। मगर जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने, यानी कि अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग और कह सकते हैं कि मास्क के लिए कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करें और लोगों को समझाएं कि किस तरीके से नियमों को पालन करना। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अभी भी बेड के अभाव को लेकर ही केंद्र सरकार से उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि केंद्र सरकार और भी ज्यादा बेड मुहैया कराए दिल्ली सरकार को। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि 1000 और आईसीयू बेड्स की डिमांड की गई है केजरीवाल की तरफ से दिल्ली के लिए। देखिए, बिल्कुल बता दें, पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से 750 बेड आईसीयू बेड देने के लिए बात कह दी गई है और 250 बेड दे दिए गए हैं। मगर अब दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं 1000 बेड होगी और जो डिमांड की है वो केंद्र सरकार से की गई है। केंद्र सरकार अभी बेड के लिए अभी उन्होंने अनुमति नहीं दी है, मगर हाँ ये जरूर है आने वाले समय के अंदर अगर कोरोना पेशेंट की गिनती बढ़ती है तो कहीं ना कहीं बेड और दिए जाएंगे। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ये जरूर स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली सरकार सोशल डिस्टेंसिंग पर खास जोर दे और मास्क के लिए लोगों को जागरूक करे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर, जब तक जागरूक नहीं होगी जनता तो इसी तरीके के दिक्कतें आती रहेंगी। मगर कहीं ना कहीं जनता को भी समझना होगा और दिल्ली सरकार को भी समझना होगा कि कोरोना जैसी महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, उससे लड़ने के लिए और भी कदम उठाने हैं। जी और बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने प्रदूषण के मसले पर भी प्रधानमंत्री से दखल देने की अपील की है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से निरंतर और राज्यों के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर जो पराली निरंतर जलती रही है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विषय रखा था और कहीं ना कहीं केंद्र गृह मंत्रालय से और प्रधानमंत्री से अपील की कि इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है उसको लेकर भी कदम उठाया जाए। मगर अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से क्या बात की गई हो हरियाणा से या फिर पंजाब से। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, कोशिश जरूर की जा रही थी कि इसको सबको कंट्रोल किया जाए। मगर अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही है उसको भी कंट्रोल करना है दिल्ली के अंदर और पॉल्यूशन का स्तर है उसको भी कंट्रोल करना है। तो मगर तो बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इसके अंदर बढ़कर मिलकर काम करेगी और कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने की कोशिश करेगी। जी राजीव, बताया जा रहा है कि अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए थे और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और यूएस जैसे देशों में भी एक बार फिर से मामले बढ़े हैं तो हमें भी सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि आगामी दिनों में दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान की तकलीफें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इस चेतावनी को कैसे देखा जाए कि आने वाले दिनों में इन राज्यों में और भी ज्यादा केस बढ़ने की यहां पर संभावना नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा। एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से अमित शाह ने यह स्पष्ट किया है कि दिल्ली के अंदर नहीं, राजस्थान और कई जगह पे जो बात की गई है कि वहां पर भी केस बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना की स्थिति वो और ज्यादा डरावनी हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका का जिक्र किया गया तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है और देशों के अंदर भी और राज्यों के अंदर भी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अभी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए खास तौर पर जोर दिया जा रहा है, ताकि केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया है, अमित शाह की तरफ से भी कहा गया है और मोदी जी की तरफ से भी कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए जनता को जागरूक करें और उनको समझाएं कि अभी इस परिस्थिति से निकलने के लिए कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत जरूरी है और जनता को जागरूक करने के लिए भी दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाए। जी और आज इस तरह की कोई चर्चा होती हुई नजर नहीं है। आइए राजीव, कि दिल्ली सरकार और कोई कदम उठाएगी, जैसे राजस्थान में नाइट कर्फ्यू लगना शुरू हो गया है, इस तरह के कदम दिल्ली सरकार को भी उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये भीड़ ही अभी खत्म नहीं हो रही है और लगातार केस बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली सरकार कोई कड़े कदम उठाने की दिशा में काम क्यों नहीं कर रही? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली के जो बाजार है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को मुश्किलों में डाल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से निरंतर भीड़ बनी हुई है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ाता है और कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंटों की गिनती भी बढ़ाता है। मगर बात करें इस तरीके के और राज्यों के अंदर जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया या फिर बाजारों को लॉकडाउन में तब्दील किया गया, तो वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार को भी शायद इस तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे। मगर अभी दिल्ली सरकार इस तरीके के कदम उठाने के लिए आगे नई पहल कर रही है और कहीं ना कहीं जब तक दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की
जो पालन नहीं करेगी तो और दिल्ली की सरकार बाजारों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मजबूर नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं स्थिति इसी तरह की बनती रहेगी। मगर दिल्ली सरकार को बड़े बाजारों की तरफ रुख करना होगा और कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करना होगा और बाजारों के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग की दिक्कतें आ रही हैं वो भी उसको लेकर ही जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को भी सख्ती से पालन करने के लिए कहा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री ने देश के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है और ये बैठक कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए की गई। और इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जहां 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड की डिमांड की है, इसके अलावा हम आपको जानकारी दे दें कि ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जीएसटी बकाया राशि जारी करने के लिए कहा है। और अमित शाह ने एक बार फिर से चेता दिया है कि अभी सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि अमेरिका और यूएस जैसे देशों में भी एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य सचिव ने साफ कर दिया है कि दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान में आगामी दिनों में और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है। कोरोना के केसेस इन 4 राज्यों में बढ़ सकते हैं। जानकारी यह भी है कि पंजाब के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं और अशोक गहलोत ने उनके राज्यों में जो भी कार्य किए जा रहे हैं कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए उन तमाम कार्यों के बारे में जानकारी दी है। वहीं उद्धव ठाकरे कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर चर्चा करते हुए नजर आए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।